नमस्कार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो जितना ऐतिहासिक है उतना ही उलझा हुआ भी। हम बात कर रहे हैं बंगाल की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो क्षेत्र कभी पूरे एशिया में समृद्धि और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, जो पूरे देश का निर्विवाद पथ प्रदर्शक था, वो आज अपनी एक अलग ही सामाजिक आर्थिक जटिलता से जूझ रहा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी के हर एक पहलू को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये विरोधाभास सच में हैरान कर देने वाला है। 17वीं सदी के उस दौर को याद करें तो बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में गिना जाता था। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के शोध के मुताबिक उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में 12% हिस्सा हुआ करता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम पूरी दुनिया में छाया हुआ था। लेकिन आज के आंकड़े एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। भारत के 28 राज्यों में से मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल खिसककर 27वें स्थान पर आ गया है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है कि कैसे एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति का ग्राफ इतने नीचे आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, स्वर्णिम युग। बंगाल सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी ढांचे में भी ये एक सच्चा ट्रेल ब्लेजर था। पश्चिमी चिकित्सा की भारत की पहली महिला प्रैक्टिशनर बंगाली थीं। पहली महिला कमर्शियल पायलट भी इसी राज्य से थीं। देश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो और ट्राम सिस्टम भी सबसे पहले कोलकाता में ही दौड़ा। और तो और 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज एशिया का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान था। विज्ञान हो या समाज सुधार, बंगाल हर मोर्चे पर आगे था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पूरे भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा, जी हां, 1/4 से भी ज्यादा अकेले बंगाल से आता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी। हावड़ा को तो पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। 1960 तक बंगाल एक ऐसा विकसित राज्य था जिसे पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल माना जाता था। लेकिन फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, भाग 2, कम्युनिस्ट पतन। 60 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल ने पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। 1967 में एक गंभीर खाद्य संकट ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जड़ें हिला दी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, वो थी सड़कों पर बढ़ती हुई हिंसा। 1968 में मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के एक कार्यक्रम में जो भयावह हिंसा हुई, उसने सबको झकझोर दिया। इसी दौर में जाने माने उद्योगपति आदित्य बिड़ला के साथ भी सरेआम दुर्व्यवहार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा निवेश राज्य से बाहर निकाल लिया। ये वो दौर था जब बड़े उद्योग राज्य से किनारा करने लगे और आखिरकार 1977 में सीपीआईएम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 80 का दशक आते आते हालत ये हो गई कि राज्य में हर साल औसतन 100 से भी ज्यादा हड़तालें होने लगी। ट्रेड यूनियनों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां फैक्ट्री मालिकों को घेरा जाता और उन्हें डराया धमकाया जाता। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि बर्न स्टैंडर्ड जैसी प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनियां और कई बड़ी फैक्ट्रियां एक-एक करके हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दौर का एक बहुत ही मशहूर नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, जिसका मतलब था कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। जब 1980 के दशक में पूरा भारत आईटी क्रांति की तैयारी कर रहा था, तब इस सख्त वैचारिक विरोध के कारण बंगाल में बैंकों तक में कंप्यूटर लगाने का कड़ा विरोध हो रहा था। स्रोत के मुताबिक बेंगलौर के आईटी हब बनने से पहले ये अवसर बंगाल के पास आया था, लेकिन इस तकनीकी क्रांति के मौके को पूरी तरह से नकार दिया गया। इस विचारधारा और राजनीतिक नियंत्रण की कीमत सिर्फ आर्थिक नहीं थी। स्रोत के चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर करें तो 1977 से 2011 के बीच इन 34 सालों के शासन में 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। असहमति को अक्सर ताकत से दबा दिया जाता था और इसके साथ ही शिक्षा के स्तर में भी भारी गिरावट आई, जिसके चलते कई बेहतरीन प्रोफेसर्स राज्य छोड़ने पर मजबूर हो गए। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, भाग 3, ममता का उदय। ये सफर ममता बनर्जी की एक बेहद जुझारू राजनीतिक यात्रा का हिस्सा है। 1990 में उन पर एक जानलेवा शारीरिक हमला हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। 1998 में उन्होंने अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि मुख्य विपक्षी दल वामपंथियों से मिलीभगत कर रहा है। धीरे धीरे एक के बाद एक कड़े संघर्षों से गुजरते हुए 2006 तक वो राज्य की सबसे बड़ी और निर्विवाद विपक्षी नेता बन चुकी थीं।
सत्ता परिवर्तन की असली चिंगारी सिंगूर और नंदीग्राम से भड़की। जब तत्कालीन सरकार ने टाटा नैनो के लिए सिंगूर में जमीन दी तो ममता बनर्जी किसानों के हक में एक बहुत बड़े आंदोलन का चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने भूख हड़ताल भी की। अंततः टाटा को अपना प्रोजेक्ट गुजरात ले जाना पड़ा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित कर दिया और इसी के दम पर 2011 में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। लेकिन क्या इसके बाद जमीनी हकीकत बदली? भाग 4, झंडे बदले, सिस्टम वही। स्रोत स्पष्ट करता है कि सत्ता के हस्तांतरण के बावजूद राजनीतिक मशीनरी का काम करने का तरीका नहीं बदला, सिर्फ रंग बदल गए। वामपंथी दौर में जो स्थानीय कैडर गांवों, बूथों और राशन की दुकानों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे, सत्ता बदलते ही उन्होंने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए बस झंडे बदल लिए। पीएम आवास योजना हो या मनरेगा, सिस्टम में कट मनी या कमीशन लेने की प्रथा उसी तरह जारी रही। सिस्टम वही था, बस चलाने वाले हाथ बदल गए। अब आते हैं आज के हालात पर। भाग 5, घोटाले और कल्याणकारी योजनाओं का विरोधाभास। स्रोत ने जिन बड़े वित्तीय घोटालों का जिक्र किया है, उनका असर आम जनता पर बहुत भारी पड़ा है। सारधा पौंजी घोटाले में करीब 17 लाख आम लोगों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई डूब गई। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े नेता कैमरे पर साफ साफ पैसे लेते दिखे। और फिर आया एसएससी भर्ती घोटाला, जहां करोड़ों की नकदी बरामद हुई और हाईकोर्ट को 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों को अक्सर राजनीतिक साजिश ही बताया गया है। और बात सिर्फ वित्तीय घोटालों तक सीमित नहीं है। स्रोत ने कुछ बेहद संवेदनशील सामाजिक घटनाओं की ओर भी ध्यान खींचा है। संदेश खाली में पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार के जो आरोप सामने आए और हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बेहद दुखद घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं के बाद राज्य भर में सड़कों पर बड़े पैमाने पर जन विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास नजर आता है। स्रोत के अनुसार ममता बनर्जी, जिनकी राजनीतिक जमीन ही महिला सशक्तिकरण के इर्द गिर्द बनी थी, उनके हवाले से अतीत में ये विवादास्पद बयान सामने आया था कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक अजीब विडंबना है कि जो नेता खुद इतना कड़ा संघर्ष करके आगे आई हों, आज उन्हें महिलाओं के ही ऐतिहासिक जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक प्रभाव भी रहा है। कन्याश्री योजना ने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को बहुत कम किया है। लक्ष्मी भंडार के जरिए महिलाओं को सीधे हर महीने नकद सहायता मिल रही है। रूपश्री और सब्सिडी वाला चावल जैसी योजनाओं ने लाखों गरीब परिवारों को एक बड़ा सहारा दिया है। हकीकत तो यह है कि इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का मॉडल इतना सफल रहा कि बाद में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। पर इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही कड़वा सच इस एक वाक्य में छिपा है। कल्याणकारी योजनाएं गरीबी को मैनेज तो कर सकती हैं, लेकिन वे रोजगार पैदा नहीं कर सकती। आज बंगाल की सबसे बड़ी चुनौती यही है। आधुनिक उद्योगों और अच्छी नौकरियों की भारी कमी के चलते राज्य का पढ़ा लिखा युवा मजबूर होकर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु की तरफ पलायन कर रहा है। यह ब्रेन ड्रेन राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। एक ऐसा राज्य जिसने 17वीं सदी में दुनिया को व्यापार सिखाया, जिसने भारत को आधुनिक शिक्षा और बुनियादी ढांचे का पहला विजन दिया, क्या वो बंगाल कभी अपना रास्ता खोजकर फिर से शीर्ष पर पहुंच पाएगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।